26 सितंबर 1932 ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस के एक छोटे से गांव में गुरुमुख सिंह और अमृत कौर के घर मनमोहन नाम के एक लड़के का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत की तकदीर बदलने वाला था। कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने वाले मनमोहन सिंह ने कड़ी मेहनत और अटूट लगन से शिक्षा के शिखर को छूते हुए अपनी नॉलेज और योग्यता के बल पर कुछ ही समय में प्रोफेसर से लेकर RBI के गवर्नर के पद तक का सफर तय कर लिया। लेकिन ये तो बस उनके सफर की शुरुआत थी। अभी तो उन्हें ऐसे कारनामे करने थे जो भारत की दशा और दिशा दोनों को बदल देने वाले थे। जब 1990 का दशक शुरू हुआ तब भारत अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। फॉरेन रिजर्व्स लगभग खाली थे और भारत के पास केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। भारत सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अभी भारत को और भी कर्ज की जरूरत थी जो उसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। देश का सोना तक गिरवी रख दिया गया, लेकिन परेशानी जस की तस बनी रही। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच राजनीतिक उथल पुथल भी चरम पर थी। एक साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे और ऐसे में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गए। इस संकट की घड़ी के बीच PV नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और देश की डूबती इकोनॉमी को बचाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाते हैं जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जरिए भारत की तस्वीर बदल कर रख देते हैं। मनमोहन सिंह ने अपनी शानदार रणनीति से न केवल देश की इकोनॉमी को दलदल से निकाला, बल्कि उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बलबूते पर ही कभी बैंकरप्ट होने वाला भारत आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर के पद पर होते हुए देश को कौन से ऐसे योगदान दिए जिन्हें कोई भी भारतीय कभी नहीं भुला सकेगा। उनकी शख्सियत में आखिर ऐसा क्या खास था कि 26 दिसंबर 2024 को जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो सबके दिल से एक ही बात निकली कि जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सिर झुका कर चलता था। 1991, a year that changed India forever. The year when a silent economist, Dr. Manmohan Singh, stepped into the limelight. He not only witnessed but also shaped India's transformation. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में इस कदर लूटा कि साल 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक आजादी के लिए उसे एक लंबा सफर तय करना पड़ा। आजादी के बाद इंडियन लीडर्स एक एक कदम संभल कर रख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह विदेश से आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने देश को गुलाम बना दिया था, उसी तरह फिर से कोई विदेशी कंपनी देश की ये दशा कर दे। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मेजरली अवॉइड किया जा रहा था। ऐसे में सरकार अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज खोलकर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, जिससे देश में 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई। इन प्लान्स का फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करने, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी घटाने और सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने पर था। शुरुआती प्लान्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लार्ज स्केल इरिगेशन, एग्रीकल्चर और हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। तब भारत की इकोनॉमी में मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज का ही कंट्रीब्यूशन था। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेल रोड्स, मिनरल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग और टेलीफोन एंड टेलीग्राफ इक्विपमेंट समेत ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। साल 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में चेंजेस कर इसे और भी एक्सटेंड कर दिया गया। ऐसे में प्राइवेट कंपनीज बेहद कम थी और केवल गिने चुने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ही देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दे पा रहे थे। सरकार भी उस समय प्राइवेट प्लेयर्स को दबाने में लगी हुई थी। जहां केवल पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तो वही कोई प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो ना कर जाए, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंपनीज खोलना मुश्किल कर दिया गया था। किसी को भी कोई कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, जिसे पाना बेहद मुश्किल था। लाइसेंस पाने के क्रम में बहुत सारा पेपर वर्क और करप्शन शामिल होता था। इस सिस्टम को लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता था, जिसमें हर छोटे से छोटे काम के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। किसी कंपनी को नया प्रोडक्ट बनाना हो या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी हो, सरकार से ही अनुमति लेनी पड़ती थी। बिना सरकार की इजाजत के ना तो कंपनी बंद की जा सकती थी और न ही कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सकता था। यानी भारत की इस बंद अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट ही सब कुछ तय करती थी।
जहां उस दौर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाइसेंस राज की मुश्किलें थीं, तो वही आज के दौर में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और मार्केट वॉलेटिलिटी एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ महीनों में इंडियन शेयर मार्केट ने लगातार क्रैश किया है, जिसने इन्वेस्टर्स को परेशान करके रख दिया। लेकिन सच तो यही है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स भले ही हाई होते हैं, लेकिन इन रिटर्न्स के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ एफडी में पैसा लगाना भी फायदेमंद नहीं लगता, क्योंकि वहां रिटर्न्स बहुत कम है। ऐसे में विंट वेल्थ एक मास्टर ऑप्शन की तरह सामने आता है, जहां आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके मार्केट वॉलेटिलिटी से बचते हैं, थोड़े से रिस्क के साथ एफडी से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। दरअसल बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट बॉडीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा डेट मार्केट के जरिए फंड्स जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इन बॉन्ड्स पर प्री डिसाइडेड टेन्योर में फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे आपका पैसा ग्रो करता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि बॉन्ड्स के निवेश में क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क जैसी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन विंट वेल्थ इन जोखिमों को भी कम करने की पूरी कोशिश करता है। हर बॉन्ड इशुअर को रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और विंट वेल्थ एनबीएफसीज की फाइनेंशियल पोजीशन को आंकने के लिए क्वार्टरली ऑडिट करता है। विंट वेल्थ एक सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के साथ पार्टनर्ड है, जिससे विंट वेल्थ पर इन्वेस्टर्स का भरोसा और भी मजबूत होता है। आप विंट वेल्थ पर सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और जब चाहे अपने बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ आप 9 से 12% तक के फिक्स रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब तक विंट वेल्थ पर 2,400 करोड़ से भी ज्यादा के बॉन्ड सोल्ड हो चुके हैं और सभी का भुगतान समय पर हुआ है। अगर आप स्टेबिलिटी और फिक्स रिटर्न्स का सही बैलेंस चाहते हैं तो विंट वेल्थ को एक्सप्लोर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस समय इंपोर्ट्स पर भी कड़ी पाबंदियां थी, जहां सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, तो वही बाकी इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए हुए थे। जैसे कि 1960 में कार्स पर 125% का इंपोर्ट टैरिफ था। सरकार की ऐसी सभी पॉलिसीज की वजह से इंडियन मार्केट में कंपटीशन कम हो गया और एफिशिएंसी भी घटने लगी। ये सिस्टम बिजनेस ग्रोथ और इनोवेशंस में एक बड़ा रोड़ा डाल रहा था। ऐसे समय में पंजाब के अमृतसर में मनमोहन सिंह बड़े हो रहे थे, जो इस बात से अनजान लगन से अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे कि आगे चलकर वो देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाकर देश को कामयाबी के नए मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं। आजादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ तब मनमोहन सिंह का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया था। बचपन में मां की मृत्यु के बाद दादा दादी ने उन्हें पाला। शुरू से ही पढ़ाई में उनकी इस कदर रुचि थी कि गांव में बिजली न होने की वजह से वो रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते। कम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ने लगा था। साल 1948 में जब उन्होंने मैट्रिक की तो उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए प्री मेडिकल कोर्स में उनका दाखिला कराया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल में उनका मन नहीं लगा और कुछ महीनों बाद ही उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। उनका मन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में लगता था। उनके अंदर हमेशा सवाल उठते थे कि कोई देश अमीर तो कोई देश गरीब क्यों है। खुद भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से वो पैसों की अहमियत को समझते थे और उन्हें उनके सवालों के जवाब केवल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से ही मिल सकते थे। इसलिए उन्होंने 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और 1954 में मास्टर्स कर ली। वो दोनों बार अपनी क्लास में फर्स्ट आए थे। पढ़ने में होनहार होने की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई। उनकी पढ़ाई की लगन 1957 में उन्हें पंजाब से इंग्लैंड ले गई, जहां की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। वहां वो निकोलस कैल्डोर, जॉन रॉबिन्सन और अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट से काफी प्रभावित हुए। फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री के बाद वो भारत लौटे और पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर बन गए। इसी दौरान 1958 में गुरुशरण कौर से उनकी शादी हुई, जिनसे बाद में उनकी 3 बेटियां हुई। इतनी पढ़ाई कर लेने और पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर बन जाने के बाद भी मनमोहन सिंह आगे और स्टडी करना चाहते थे। वो इकोनॉमिक्स की हर एक बारीकी को जानकर इस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते थे, जो आगे चलकर देश के बहुत काम आने वाली थी। इसके लिए वो 1960 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहाँ के न्यूफील्ड कॉलेज से 1962 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डी.फिल की डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज और थ्योरीज को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिला। इसके बाद वो वापस भारत लौटे और पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। इस बीच उन्होंने एक बुक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ लिखी, जो 1964 में क्लैरेंडन प्रेस से पब्लिश हुई। इस बुक की रिसर्च ने इकोनॉमिक पॉलिसी में उनकी एक्सपर्टीज को साबित कर उन्हें एक थॉट लीडर के रूप में पहचान दिला दी थी।
उनके एकेडमिक ब्रिलियंस और रिसर्च ने उन्हें एक महान इकोनॉमिस्ट बनने का रास्ता दिखाया और उनके करियर की मजबूत नींव रखते हुए उन्हें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का हिस्सा बना दिया। 1966 से 1969 तक UNCTAD के लिए काम करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह वापस भारत लौटे और 1971 में उन्होंने भारत सरकार के साथ अपने सफर की शुरुआत करते हुए देश को अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। उन्हें पहले भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया और फिर 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया गया। सरकार का हिस्सा बनने के बाद उनका दिमाग पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा था। उनका तरीका था कि समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए और जो गलत हो उसे सही करने पर ध्यान दिया जाए। धीरे धीरे उनके काम ने उन्हें और भी कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस तक पहुंचाया। वो 1976 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, 1980 में प्लानिंग कमीशन के मेंबर और 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 15th RBI गवर्नर थे जिन्होंने लगभग 2.5 साल के अपने कार्यकाल में बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई लीगल रिफॉर्म्स लागू किए। उन्होंने RBI एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की देखरेख के लिए अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट में मदद की। उन्होंने मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी की फाउंडेशंस रखी जो हाई ग्रोथ के साथ साथ कंसिस्टेंट भी हो सके। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कोशिश की कि जिन इलाकों में पहले लोन या पैसा नहीं पहुंच रहा था वहां से पहुंचाकर हर वर्ग को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। जनवरी 1985 में उनका RBI का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन में डेप्यूटी चेयरमैन का पद संभाला। वो इस पोजीशन पर 1987 तक रहे और इसी साल उन्हें उनके योगदानों के लिए देश के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी बीच भारत धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। आजादी के बाद से भारत जिस माइंडसेट और जिन पॉलिसीज के साथ चल रहा था उनके नेगेटिव्स अब धीरे धीरे नजर आने लगे थे। इसकी शुरुआत 1970s के वक्त से ही हो गई थी और तब से ही भारत सरकार ने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर दिया था। इकोनॉमी रुकावट का सामना कर रही थी जिसमें लो ग्रोथ रेट्स, राइजिंग इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम शामिल थी। लाइसेंस राज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पावर शॉर्टेजेस की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो गई थी। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी और लॉसेस से जूझ रहा था। वही ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर को बूस्ट तो दिया था लेकिन सॉइल फर्टिलिटी, वाटर स्कार्सिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से नई समस्याएं खड़ी होने लगी। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बड़ी चुनौती थी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव डाला जिससे विकास में रुकावट आने लगी। ये सारी समस्याएं एक साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल रही थी। शुरुआत से भारत अपनी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट्स के लिए डोमेस्टिक सेविंग्स का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन मिड 1980s तक ये सेविंग्स पहले से ही हाई लेवल्स पर पहुंच चुकी थी जिससे प्राइवेट सेविंग्स को और ज्यादा बढ़ाना मुश्किल था। इस समस्या को हल करने के लिए भारत ने फॉरेन बोरोइंग यानी दूसरे देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लेना शुरू किया। शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही लेकिन फॉरेन बोरोइंग के साथ समस्या ये थी कि जितना ज्यादा कर्ज लिया जाता इंटरेस्ट की वजह से उसे चुकाने का बोझ उतना ही बढ़ता जाता। जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता गया हालात ऐसे हो गए कि भारत के पास इंपोर्ट्स का पेमेंट करने या लोन्स चुकाने के लिए फॉरेन रिजर्व्स ना के बराबर रह गए। इसी सिचुएशन को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कहते हैं। भारत के पास दिसंबर 1989 में 5,277 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज थे लेकिन दिसंबर 1990 तक ये घटकर 2,152 करोड़ रह गए। साफ था कि भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी और इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए भी देश उधारी ले रहा था जो उसे आसानी से देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसी दौरान ग्लोबल टेंशंस ने भारत के इस इकोनॉमिक क्राइसिस की आग में घी डालने का काम किया। भारत और सोवियत यूनियन के बीच ट्रेड पहले इंडियन करेंसी में होता था लेकिन जब 1990 से 1991 के दौरान सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने लगा तो भारत के ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ा। इसी दौरान दूसरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी गल्फ वॉर की थी जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगे। ऑयल का इंपोर्ट महंगा हो गया और भारत को ज्यादा खर्चा करना पड़ा। युद्ध से पहले भारत तेल के इंपोर्ट पर हर महीने 500 करोड़ खर्च कर रहा था लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद भारत को हर महीने 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे कि यूएसए के इकोनॉमी में आई मंदी ने भी भारत के एक्सपोर्ट्स पर असर डाला जिससे भारत की स्थिति और बिगड़ गई। जहां देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था तो वही राजनीतिक उथल पुथल भी अपने चरम पर थी। दिसंबर 1989 से जून 1991 तक इस 1.5 साल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे। दिसंबर 1989 में राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह की सरकार बनी थी जो पूरे 1 साल भी नहीं टिक सकी और नवंबर 1990 में वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर
ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। तब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिन्होंने भारत की फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति को देखा तो उनके होश उड़ गए। सिचुएशन बेहद खराब थी। जनवरी 1991 में भारत के पास केवल $1.2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो जून तक आधा हो गया, जिसका मतलब था कि इंडिया लगभग 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स को ही कवर कर सकता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत डिफॉल्ट होने के कगार पर था। सरकार ने उस कठिन समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का दरवाजा खटखटाया, लेकिन समस्या ये थी कि IMF से मदद लेने के लिए अमेरिका का सपोर्ट जरूरी था और अमेरिका भारत को आसानी से समर्थन देने को तैयार नहीं था। ट्विस्ट तब आया जब गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ी। अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को अपने एयर बेसिस पर रिफ्यूल करने की इजाजत दे, ताकि अमेरिका को इराक के खिलाफ लड़ने में आसानी हो और उसका समय बच सके। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी कॉमर्स मिनिस्टर थे, जिन्होंने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से बातचीत की और इंडिया के एयर बेसिस अमेरिका के लिए खोलने पर सहमति दे दी। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन पहला US एयरक्राफ्ट इंडिया में उतरा, उसके 4 से 5 दिन के भीतर ही IMF ने इंडिया के बेल आउट पैकेज पर दस्तखत कर दिए। ये चंद्रशेखर और सुब्रमण्यम स्वामी की डिप्लोमेसी का नतीजा था, लेकिन इसमें इंडिया की इकोनॉमिक कंपल्शन भी झलकती थी। IMF के अलावा कोई भी इंडिया को लोन देने को तैयार नहीं था। IMF ने लोन के बदले 25 कड़ी शर्तें रखी थी, जिनमें इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट शामिल था। लेकिन इसी बीच मार्च 1991 में चंद्रशेखर की सरकार पार्लियामेंट में बजट तक पास नहीं कर सकी और कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई। इस तरह बार बार गवर्नमेंट के गिरने से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, जिससे देश के लिए फंड्स जुटाना और भी मुश्किल हो गया। इस क्राइसिस ने साफ दिखा दिया था कि सिर्फ फॉरेन बोरोइंग पर निर्भर रहकर इकोनॉमी को लंबे समय तक सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सच के बावजूद भी अभी इकोनॉमी को बचाने के लिए देश को पैसे की जरूरत थी। इसलिए पेमेंट्स में डिफॉल्ट से बचने के लिए गोल्ड को गिरवी रखने का फैसला लिया गया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने स्विट्जरलैंड में गोल्ड गिरवी रखने की फाइल पर साइन किए और मई 1991 के आखिर तक 20 टन गोल्ड गिरवी रखकर $200 मिलियन जुटाए गए। ये कदम काफी चुपके से उठाया गया था, लेकिन इससे भी देश को कुछ खास इकोनॉमिक राहत नहीं मिल सकी। इसी बीच 21 मई 1991 देश के लिए काला दिन बनकर आया। इस दिन तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसने देश को दहला कर रख दिया। देश अब इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस का भी सामना कर रहा था। जब देश में सरकार ही स्थिर नहीं थी, तो भला इकोनॉमी को कैसे संभाला जाता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने अनसर्टेनिटी को और भी बढ़ा दिया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और भी कम हो गया और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम हो गई। ऐसे में जब देश को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए था, तब देश का फोकस जनरल इलेक्शंस पर था। इलेक्शंस हुए और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। PV नरसिम्हा राव, जिन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया गया था, सभी को हैरान करते हुए उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन PM बनने का नरसिम्हा राव ने सेलिब्रेशन नहीं किया, बल्कि PM पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र को बुलाकर पूछा कि क्या देश की हालत इतनी खराब है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि नहीं सर, देश की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। नरसिम्हा राव, जो खुद मानते थे कि उन्हें इकोनॉमिक्स की खास समझ नहीं है, उन्होंने न केवल इस इकोनॉमिक क्राइसिस की गंभीरता को समझा, बल्कि देश को इस दलदल से निकालने की ठान ली। उन्हें इस मुश्किल काम के लिए एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए था जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हो कि वो न केवल देश में आलोचकों को, बल्कि विदेश में संदेह करने वालों को भी भरोसा दिला सके। ऐसा केवल एक ही नाम था और वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो तब तक एक ऐसे इकोनॉमिस्ट का दर्जा हासिल कर चुके थे जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। मनमोहन सिंह, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन बनने के बाद चंद्रशेखर के टेन्योर में उनके इकोनॉमिक एडवाइजर और फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के चेयरमैन का पद संभाला था। उन्हें PV नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हुए देश को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके लिए मनमोहन सिंह अपना सारा एक्सपीरियंस झोंक देना चाहते थे। उन्हें पता था कि देश को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कुछ बड़े और कठोर स्टेप्स लेने की जरूरत है। IMF की जो शर्तें थी, उनका भी ध्यान रखना था। इसको लेकर सबसे पहले मनमोहन सिंह ने इंडियन करेंसी को डिवैल्यू करने का कदम उठाया। रुपए की वैल्यू गिराना जरूरी था, लेकिन जब ये बात आई तो नरसिम्हा राव घबरा गए। उन्होंने 1966 में इंदिरा गांधी के समय हुए डिवैल्यूएशन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिजास्टर के रूप में देखा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि 25 साल बाद वही फैसला उन्हें खुद लेना पड़ेगा। हालांकि दोनों डिवैल्यूएशंस का मकसद अलग अलग था। 1966 का डिवैल्यूएशन एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए था, जबकि इस बार का डिवैल्यूएशन एक बड़े गेम
गेम प्लान का हिस्सा था। ये केवल आर्थिक संकट से उबरने के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी को ओपन करने और फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखने के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी नरसिम्हा राव कश्मकश की स्थिति में थे, जिन्हें बाद में मनमोहन सिंह ने किसी तरह इसके लिए राजी कर लिया। 1 जुलाई 1991 को रुपए का पहली बार 9% डिवैल्यूएशन हुआ। इसके बाद 3 जुलाई को फिर से करीब 11% का डिवैल्यूएशन किया जाना था। गिरते हुए रुपए ने प्रधानमंत्री की नींद उड़ा रखी थी। अगर रुपया 1-2% भी गिर जाए तो आज सड़कों पर हंगामा मच जाता है, जबकि तब ये 3 दिन के अंदर अंदर डॉलर के कंपैरिजन में करीब 20% तक गिरने वाला था। 3 जुलाई की सुबह सुबह ही राव ने मनमोहन सिंह को कॉल कर 11% के डिवैल्यूएशन को रोक देने को कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डिवैल्यूएशन हो चुका था। विपक्ष के बवाल की वजह से मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की स्थिति को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस डिवैल्यूएशन की सारी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करने की पेशकश कर दी। लेकिन नरसिम्हा राव उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने उन्हें भरपूर सपोर्ट दिया और देश की स्थिति को सुधारने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि उस दौरान उन्होंने एक बार मजाकिया अंदाज में मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर ये सभी स्टेप्स कामयाब रहे तो क्रेडिट हम मिलकर लेंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मनमोहन सिंह को ये मंजूर था क्योंकि उन्हें नए रिफॉर्म्स पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो डट कर काम में लगे रहे। वो अब कुछ फंड्स की तलाश में थे ताकि देश की रुकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिल सके। इसके लिए एक बार फिर देश का सोना गिरवी रखा गया। इस बार भारत ने 67 टन सोना गिरवी रख के IMF से $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया। भारत ने 47 टन सोना इंग्लैंड के बैंक और 20 टन स्विट्जरलैंड के बैंक में भेजा। इससे कुछ मदद मिली और इसके बाद 24 जुलाई 1991 का दिन आया। इस दिन को अगर भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में एक क्रांतिकारी बजट पेश करते हुए कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उन्होंने बजट पेश कर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिन्हें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP कहा गया, जिसने भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या NEP के तहत भारत ने कुछ बड़े बदलाव किए, जिसके सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थे, जिन्हें एक साथ LPG के नाम से जाना गया। सबसे पहले लिबरलाइजेशन के तहत इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए गए। लाइसेंस परमिट राज के दौर को खत्म कर कंपनियों को कई तरह के रेस्ट्रिक्शन से आजाद किया गया ताकि ज्यादा कंपटीशन हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। फिर प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में हिस्सेदारी कम की गई और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के तहत भारत ने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और व्यापार के लिए खोल दिया। इसके अलावा फिस्कल और मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें टैक्स सिस्टम को आसान किया गया, फिस्कल डेफिसिट को कम किया गया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किए गए। इन सभी बदलावों का उद्देश्य भारत में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था। लेकिन इतने बड़े बदलावों को लेकर सरकार को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा और ये तक कहा गया कि सरकार देश को बेचने पर तुली हुई है। लेकिन अगर भविष्य देखने की किसी में क्षमता होती तो वो जान पाता कि ये बजट भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। सरकार ने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के पुराने तरीके छोड़कर मार्केट पर भरोसा करते हुए इकोनॉमी को चारों तरफ से खोल दिया था। इन रिफॉर्म्स की वजह से भारत की ग्रोथ रेट में काफी बढ़ोतरी हुई और देश ने आने वाले सालों में 6 से 7% की GDP ग्रोथ रेट हासिल की। सबसे पहले सर्विसेज सेक्टर जैसे IT और BPO ने भारत को दुनिया में एक मुकाम दिलाया। इन दोनों क्षेत्रों ने बहुत सारा पैसा कमाया, जिससे देश की फॉरेन इनकम बढ़ी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तेजी से बढ़ा क्योंकि भारत में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़े। इसके चलते ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया और नए कारोबार शुरू हुए। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करते हुए इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशंस के फील्ड को भी मजबूत किया ताकि देश का विकास तेजी से हो सके। पहले डर था कि विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियां नाकाम हो जाएंगी या फिर विदेशी कंपनियों के लिए केवल लोकल सप्लायर बनकर रह जाएंगी। लेकिन इन रिफॉर्म्स के चलते भारतीय कंपनियां फलने फूलने लगी। करोड़ों नई नौकरियां मार्केट में आई और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। मनमोहन सिंह 1996 तक देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म से इकोनॉमी को नई दिशा देकर इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की नींव रख दी। उनकी पॉलिसीज इतनी कारगर थीं कि आगे की सरकारों ने भी इन्हें कंटिन्यू किया, जिस वजह से भारत न केवल इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल से बाहर निकला बल्कि कामयाबी के ऊंचे मुकामों को छूते हुए इतनी तरक्की की कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है।
1998 के बाद 6 सालों तक ऑपोजिशन में रहने के बाद साल 2004 में सत्ता की चाबी फिर से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में आ गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री बनेंगी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया पीएम बनी तो वो मुंडन करा लेंगी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी। इस समय गांधी परिवार भी कंफ्यूजन में था। इस उलझन के बीच कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी ने सबको चौंकाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट कर दिया, जिसके बाद 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। क्रिटिक्स के हिसाब से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। उनके तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस होता था। हालांकि इन आलोचनाओं से इतर मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल बेहद शानदार रहा, जिसमें आधार, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम्स लॉन्च हुई जो आज भी बेहद कारगर साबित हो रही हैं। उनका पहला टर्म इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर उनकी कमिटमेंट के लिए भी याद किया जाता है। 2009 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। यूपीए को 262 सीटें मिली और इस बार फिर से मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनकी मजबूत नीतियों की वजह से उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने इस बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर वेस्टर्न पावर्स के दबदबे को कम करने के लिए ब्रिक्स की एस्टैब्लिशमेंट में अहम भूमिका निभाई, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ग्लोबल मंच पर एक साथ आए। लेकिन इसके बावजूद उनका दूसरा टर्म इतना स्मूथ नहीं रहा। उनकी सरकार को काफी घोटालों के इल्जामों से गुजरना पड़ा। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम्स जैसे बड़े करप्शन एलिगेशंस ने उनकी गवर्नमेंट की इमेज खराब कर दी। वही 26/11 जैसे टेररिस्ट अटैक के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने के लिए भी उनकी सरकार को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की वजह से उन्हें कभी रिमोट कंट्रोल वाले पीएम कहा गया तो कभी उनके कम बोलने की वजह से उन्हें मनमोहन की जगह मौन मोहन कहकर उनका मजाक बनाया गया। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने एक मुस्कान के साथ सहा। वो बेशक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन जब बोलते थे तो अपनी बातों से हर किसी को लाजवाब कर देते थे। संसद में कई बार उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से विपक्षियों को चुप कराया था। वो कहते थे कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। विदेशी दौरों पर दुनिया भर के बड़े लीडर्स के बीच उनकी पहचान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता की थी। देश के साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा तक सब उनकी समझदारी के मुरीद थे। मनमोहन सिंह का करियर अवार्ड्स और ऑनर से भरा हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण, जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के लिए एशिया मनी अवार्ड और यूरो मनी अवार्ड समेत कई बड़े सम्मान दिए गए। वो 1991 से लेकर 2024 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। जब 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने आखिरी सांसें ली, तब देश को रह रहकर उनकी 2014 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था, I honestly believe history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament। उनका एक एक शब्द सच था और इतिहास उन्हें हमेशा उनकी विजनरी सोच, ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता के लिए याद करेगा।